Yes, sir. Good morning to all. Good morning, sir. Osmotic pressure. पाई। अब देखो बेटा, रिवर्स ओस्मोसिस और ओस्मोसिस डिफ्यूजन, इनके बीच में हमने डिफरेंसेस पढ़े थे। ओस्मोसिस और डिफ्यूजन के बीच में बेसिक डिफरेंसेस, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ओस्मोसिस एंड ओस्मोटिक प्रेशर। अब देखो, ओस्मोटिक प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे हम। तो ये कह सकते हैं कि एज osmotic pressure is a colligative property. कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, मतलब ये किसके ऊपर डिपेंडेंट होगी? नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स और नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर Number of डिपेंडेंट sol- होगी। Yes, sir. तो देखो, इसके अंदर मतलब पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर टी, जो पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखो, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंडेंट होगी, एंड पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। कंसंट्रेशन और टेम्परेचर की क्या होगी? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। Yes, sir. Pi is directly proportional to the concentration of solution C and directly proportional to the temperature T, because this is a colligative property. तो यहां से क्या लिख सकते हैं हम? यहां पे पाई इज, इन दोनों को मिला के ये कह सकते हैं Sir, डायरेक्टली प्रोपोर्श concentration of solution is directly proportional to temperature T. सी टी, कंसेंट्रेशन टेम्परेचर। अब देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे, तो ये बराबर हो जाएगा पाई बराबर सी आर टी, राइट? पाई इक्वल्स टू सी आर टी। Yes, sir. आर क्या है बेटा यहाँ पे? आर इज द गैस कांस्टेंट। आर किसको रिप्रेजेंट करता है इसमें? Gas constant. Yes, constant. गैस कांस्टेंट को, जैसे हम आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर लिखते हैं, ठीक है? बोलो बेटा, समझ में आया Yes, नहीं आया sir. ये? Yes, sir. तो देखो, कंसंट्रेशन यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे? कंसंट्रेशन का मतलब है मोलैरिटी। दिस कंसंट्रेशन इज सिमिलर टू मोलैरिटी, और मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखो, इस फॉर्मूले को क्या पुट कर सकते हैं? पाई इक्वल्स टू Yes, sir. Yes, sir. नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इनटू आर टी। तो यहां से क्या कह सकते हैं बेटा हम? पाई वी इक्वल्स टू पाई वी इक्वल्स टू एन आर टी, राइट? पाई वी इक्वल्स टू Yes, sir. एन आर टी। इसको वैंट ऑफ इक्वेशन बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं इसको? पाई इक्वल्स टू वैंट ऑफ इक्वेशन, पाई वी इक्वल्स टू एन आर टी, राइट? समझ गए बेटा? दिस इक्वेशन इज यूज्ड फॉर, Yes, sir. वैंट ऑफ इक्वेशन बोलते हैं इसको हम। डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए यूज में लेते हैं ये, टू कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर। एंड दिस ऑस्मोटिक प्रेशर इज कैलकुलेटेड बाय, देखो पहला वो था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, उसको किससे कैलकुलेट कर रहे थे हम? युक्ता, किससे कैलकुलेट किया था बेटा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को? कौन सी टेक्निक थी? Batman. बेटा, ओस्टवाल्ड वाकर डायनामिक मेथड और ट्रांसपिरेशन मेथड, वो तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट था। और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किससे कैलकुलेट किया था?
Post-word vocal Lance dynamics. Berger or Morse, and this is calculated by Berkeley and Hartley apparatus. Berkeley and बर्कले और हार्टले मेथड से इसको कैलकुलेट करते हैं हम. ये है तुम्हारा ये ऊपर दोनों इस पे ऊपर और नीचे सॉल्यूशन भरा हुआ है और बीच में ये जो कंपार्टमेंट है ये पोरस पार्टीशन है इसके अंदर. दिस इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन SPM. This is pressure gauge. ये सॉल्वेंट के लिए पाइप है. देखो बेटा ये सॉल्वेंट बीच में जो ब्लू ब्लू से रिप्रेजेंट कर रखा है ये क्या है हमारे इसमें सॉल्वेंट. ठीक है ये बीच बीच में जो ब्लू से रिप्रेजेंट किया है ये क्या है अपना इसमें सॉल्वेंट. और इसके दोनों साइड में क्या है ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के देखो दोनों साइड में ये प्रेशर ग्योज लगा रखा है. तो प्रेशर लगाएंगे तो ऑस्मोसिस अब इसमें डिपेंड करेगा कि किस लेवल का प्रेशर लगा रहे हैं. नहीं समझे बेटा ये जो ऊपर प्रेशर गोज है इसमें प्रेशर लगाएंगे तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव. ऑस्मोसिस क्या होता है अपना मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू lower concentration to higher concentration. हायर कंसंट्रेशन. तो लोअर कंसंट्रेशन सॉल्वेंट पे होगी तो यहां से यहां पे मूव करेंगे ना ऊपर और नीचे की साइड में सॉल्वेंट के पार्टिकल्स. Yes sir. समझ गए. तो इसके अंदर Yes, क्या sir. होगा कि जैसे ऊपर अगर इस एक्सटर्नल प्रेशर को जितना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे यहाँ पे तो उसको क्या बोलेंगे हम ऑस्मोटिक प्रेशर. Yes sir. समझ गए. सर SPM क्या होता है फुल फॉर्म? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. अच्छा. दिस इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन राइट. ये है बार्कले एंड हार्टले मेथड. देखो इसमें क्या कह सकते हैं हम कि प्रेशर इज अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन साइड. क्या करेंगे बेटा इसके अंदर प्रेशर अप्लाई करेंगे सॉल्यूशन साइड सो दैट द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स स्टॉप्स.
उसको बोलेंगे हम ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट। ये जो प्रेशर गोज है अपना, इस प्रेशर गोज के ऊपर क्या अप्लाई करेंगे कि इतना प्रेशर लगाएंगे कि ये जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ये यहाँ मूव कर रहे थे, उनका मूवमेंट क्या हो जाए, रुक जाए। तो वो क्या होगा तुम्हारा रुक जाए। ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। और उसको कैलकुलेट करेंगे वांट ऑफ इक्वेशन से, पी बराबर पाई वी बराबर एन आर टी, ठीक है। और आर ओ क्या काम आएगा बेटा, आर ओ रिवर्स ऑस्मोसिस इज यूज्ड इन डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। आर ओ रिवर्स ऑस्मोसिस इज यूज्ड इन डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। सी वाटर के अंदर सॉल्ट्स बहुत सारे होते हैं ना, यस सर। तो उन सॉल्ट्स को रिमूव करने के बाद हम उनको ड्रिंकिंग वाटर की तरह बना सकते हैं या नहीं। यस सर। और रिवर्स ऑस्मोसिस को कैसे डिफाइन करेंगे कि यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर, देखो हम इन सॉल्वेंट पार्टिकल्स के फ्लो को तो रोका है अभी हमने, और यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं। ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स सॉल्यूशन से कहाँ मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे, सॉल्वेंट में आ जाएंगे यहाँ पे, मतलब इनका मूवमेंट उल्टा हो जाएगा ना। ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स अब तो यूं जा रहे हैं ऑस्मोसिस के लिए, और रिवर्स ऑस्मोसिस के अंदर क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स कहाँ पे आएंगे, इस बीच वाले इसमें आएंगे। तो यहाँ से प्योर वाटर ऑब्टेन करेंगे या नहीं हम, ठीक है बेटा। ओके सर। उसके बाद नेक्स्ट इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है वो काम आती है तुम्हारे आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस का मतलब होता है सॉल्यूशंस विच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। किसको बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस विच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट पार्टिकुलर टेम्परेचर। पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर जब सेम ऑस्मोटिक प्रेशर हो तो उनको क्या बोलेंगे हम, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, राइट। यस सर। आइसोटोनिक और इनको आइसो ऑस्मोटिक भी बोलते हैं। आइसोटोनिक और आइसो ऑस्मोटिक, ठीक है बेटा। अब देखो अपनी जो ह्यूमन आरबीसी होती है 0.9% NaCl सॉल्यूशन, अपने ब्लड के अंदर NaCl होता है नहीं होता बेटा, ब्लड में NaCl होता है ना। यस सर होता है। डिफरेंट सॉल्ट्स होते हैं, तो 0.9% जो NaCl सॉल्यूशन होता है दिस इज आइसोटोनिक विद ह्यूमन आरबीसी। दिस इज आइसोटोनिक विद ह्यूमन आरबीसी के साथ ये सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, आइसोटोनिक, ठीक है। अब इसमें अगर कंसंट्रेशन 0.9% सॉल्यूशन से कंसंट्रेशन क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, इफ कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन 0.9%, तो उसको बोलेंगे हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। 0.9% से ज़्यादा होगा तो क्या बोलेंगे उसको, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक। तो बताओ इसके अंदर आरबीसी की क्या कंडीशन होगी, देखो ऑस्मोसिस होगा और मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू हायर। तो लोअर कंसंट्रेशन किस में होगी, बाहर जाता है, और आरबीसी के अंदर होगी लोअर, तो आरबीसी से बाहर पानी बाहर निकलेगा ना। यस सर। तो हम ये कह सकते हैं कि आरबीसी श्रिंक हो जाएगी। बोलो। यस सर। यस सर। देखो इफ कंसंट्रेशन इज लेस देन 0.9%, बाहर सॉल्यूशन के अंदर कम है, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे हम,
ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। फोटोनिक। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब देखो इस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, इस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर अगर हम आरबीसी को रखें, इफ कंसंट्रेशन इज लेस देन 0.9%, तो ऑस्मोसिस होगा इसमें। और ऑस्मोसिस कैसे होगा, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू हायर। तो लोअर तो कहाँ हो गए, अंदर, मतलब बाहर। ये देखो 0.9% NaCl सॉल्यूशन से अंदर कंसंट्रेशन कम है, तो बाहर से अंदर की साइड में आएंगे ना, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर। यस सर। तो हायर तो होगी किस में, आरबीसी में। ये 0.9% किस में, आरबीसी में। आरबीसी में। तो आरबीसी में बाहर से अंदर की तरफ पानी जाएगा, तो आरबीसी क्या हो जाएगी, स्वेल अप। बर्स्ट, स्वेलअप हो जाएगी एंड फट जाएगी। और इसमें आइसोटोनिक सॉल्यूशन में नो इफेक्ट ऑन आरबीसी। यस और नो। यस सर। बेटा डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, जब देखा है तुमने, वो एक सलाइन के अंदर देखता है, जो एंटीबायोटिक्स को डिसोल्व करते हैं, तो वो कहते हैं ना कि ये डिस्टिल वाटर है, पानी के अंदर एक इंजेक्शन भरता है पहले, यस सर। यस सर। जिसको एनएस बोलते हैं, नॉर्मल सलाइन। तो उसके ऊपर तुम पढ़ना, इंजेक्शन लगाते हैं तो उसके अंदर 0.9 कंसंट्रेशन मिलेगी, तो वो अपने ब्लड प्लाज्मा के साथ मैच करते हैं ना उसको। वो डॉक्टर क्यों लेते हैं 0.9% का, नहीं तो बताओ क्या हो जाएगा, या तो खून जमना स्टार्ट हो जाएगा, या आरबीसी फट जाएंगी, ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाएंगी। यस और नो। Yes, sir. Some other examples of osmosis. बेटा सब्जी वाले पूरे दिन सब्जी के ऊपर क्या डालते रहते हैं, पानी। क्यों। पानी। देखो फ्रेश रखने के लिए। देखो दो काम हो जाएंगे, दो काम कैसे होंगे, एक तो बताओ बेटा, दो काम क्या होंगे, बेटा एक तो सब्जी का वजन बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा, वो सर फ्रेश। होगा बेटा। और एक ओस्मोसिस की वजह से वो जो वेजिटेबल्स हैं वो क्या करेंगी, पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगी। यस सर। तो वो मतलब टू कीप द वेजिटेबल्स फ्रेश, मतलब वेंडर्स स्प्रे वाटर ऑन वेजिटेबल्स। टू कीप देम फ्रेश। अब देखो गर्मियों में जो फ्लावर्स वाले होते हैं, वो फ्लावर्स को बर्फ में या पानी छिड़कते रहते हैं ना पूरे दिन उनके ऊपर, बताओ। यस सर। फ्लावर्स kept in a pot containing water, ऑस्मोसिस की वजह से उसमें सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव होते रहेंगे, तो वो मुरझाएंगे नहीं ना फ्लावर्स। यस सर। अचार जो होता है खारा होता है ना बेटा, अचार। यस सर। सर, हाँ बेटा। सर ये जो दो एग्जांपल आपने और दिए, इसमें दोनों में हाइपोटोनिक वाली वो लग रही है ना। हाँ वेरी गुड, वो कंडीशन लगेगी इसके अंदर। मैंगो श्रिंक, मैंगोज, मैंगो या कोई भी अचार श्रिंक्स इनटू, या श्रिंक इनटू पिकल, अचार के अंदर मैंगो श्रिंक हो जाते हैं, क्योंकि अचार खारे होते हैं, तो लोअर कंसंट्रेशन तो होगी मैंगो में, और बाहर खारा है तो बाहर सोल्ट का सॉल्यूशन ज़्यादा हो गया, तो क्या हो जाएगा, मैंगो श्रिंक हो जाएंगे ना, ओस्मोसिस होगा। यस सर। क्यों होगा, बिकॉज वाटर मूव्स आउट, बिकॉज वाटर मूव्स आउट फ्रॉम मैंगो, मैंगो से पानी बाहर निकल जाएगा, राइट। यस सर। बोलो बेटा समझ में आया नहीं आया ये कंसेप्ट।
सर आ गया। मैंगो श्रिंक इनटू पिकल। और एक दूसरा फायदा ये भी होता है, जैसे सब्जियां हैं, सब्जियों को तुम धोते हो तो वहां पे उसमें हम कई बार बोलते हैं घर में कि नमक के पानी में साफ कर लो इनको सबको। तो वो जैसे बैक्टीरिया बैक्टीरिया जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं मोस्टली। तो उनके अंदर क्या होगा कि बाहर हम जो नमक का पानी लिया है तो ओस्मोसिस हो जाएगा, उन ऑर्गेनिजम्स के सेल में से पानी बाहर निकलेगा। तो सिंगल सेल्ड है तो पानी बाहर निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा उसमें, मर जाएंगे वो। यस सर। आंवले का मुरब्बा जानते हो? अब जरूरी नहीं सॉल्ट सॉल्यूशन, मुरब्बा किस में होता है, शुगर में होता है ना, शुगर सॉल्यूशन के अंदर। Yes, sir. तो वो भी कह सकते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ पिकल्स। प्रिजर्वेशन ऑफ पिकल्स अचार को मतलब प्रिजर्व करना, ठीक है। प्रिजर्वेशन ऑफ पिकल्स और मीट बाय एडिंग सॉल्ट और शुगर सॉल्यूशन। तो इसमें भी अपना कंसेप्ट लगेगा फिनोमिनन ऑफ ऑस्मोसिस। और बताओ ऑस्मोसिस के एग्जांपल्स। ये कह सकते हैं बेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इन प्लांट्स। जो गार्ड सेल्स होते हैं, बायो में बच्चे पढ़ते हैं, बायो में पढ़ते हैं ना, ओपनिंग और स्टोमेट क्लोजिंग ऑफ यस स्टोमेटा गार्ड सेल्स के अंदर टर्गर प्रेशर की वजह से होता है। सर प्रेशर। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा की वजह से, वो भी ड्यू टू ऑस्मोसिस। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। और जो प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल के बीच में क्या होता है, ऐसे वैक्यूल होता है ना जिसको बोलते हैं हम। यस सर। वैक्यूल, तो इसमें क्या होता है बताओ, वैक्यूल के अंदर पानी भरा हुआ रहता है। प्लांट सेल्स के अंदर वैक्यूल के अंदर पानी भरा हुआ रहता है नहीं। यस सर, कुछ कुछ केसेस में। तो औरों में क्या होता है, कोई तो सॉल्वेंट होगा ना उसमें। नहीं सर, तो मतलब वैक्यूल मोस्टली एम्प्टी रहते हैं हर हाँ, इसमें। तो यहाँ पे जो भी सॉल्वेंट है, अब इसको सोल्ट सॉल्यूशन में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे यूं श्रिंक श्रिंक हो जाएगा। वैक्यूल श्रिंक्स, उसको बोलते हैं हम प्लाज्मोलाइसिस। क्या बोलेंगे, प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस और क्रीनेशन। ठीक है बेटा। ओके सर। उसके बाद जो जो बहुत ज़्यादा सोल्ट खाते हैं ना, पीपल टेकिंग लॉट ऑफ सोल्ट, बताओ क्या होगा उसमें। सर उनकी बॉडी स्वेलअप हो जाएगी। वेरी गुड, उनकी बॉडी स्वेलअप हो जाएगी और क्या हो जाएगा, उस बीमारी को बोलते हैं एडेमा। एडेमा। एडेमा डिजीज इज डेवलप्ड। एडेमा डिजीज इज डेवलप्ड, बॉडी स्वेल्स अप। ये एग्जांपल्स ऑफ ऑस्मोसिस। तो देखो ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, एज इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, दिस इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, राइट। प्रॉपर्टी। सर हाँ बेटा। सर आपने ये जो नाम लिखवाया था ना प्लाज्मोलाइसिस, इसके बाद हाँ। में क्या बताया आपने? प्लाज्मोलाइसिस के बाद
ये नाम क्या है दूसरा? क्रीनेशन। क्रीम। क्रीनेशन। अब देखो बेटा, इसमें सबसे खास बात ये है कि ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं ये जब ही डिपेंडेंट, जब ही एप्लीकेबल होंगी जब तुम सोल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट हो। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी हमने। ऑल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज all colligative properties are applicable only when the solute is non electrolyte or it do not undergo any kind of association or dissociation। हैं? क्लास चल रही है तुम आ रहे हो क्लास के चक्कर में? यार हमारे पुराने बेटा म्यूट कर दो ये जिसके में वॉइस आ रही हो। मतलब अब जिसमें नहीं देखा। वो भी चेक कर रहे हैं क्या वीडियो ऑन कर रहे ठीक हुआ निशांत यादव। हाँ सर कर रहा हूँ। ऑल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये तभी एप्लीकेबल होंगी बेटा जब इसके अंदर, जब सॉल्यूट के अंदर किसी काइंड ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन ना हो। ऑल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर एप्लीकेबल ओनली व्हेन सॉल्यूट is a non electrolyte and it do not undergo any kind of association or dissociation। सॉल्यूट के अंदर किसी भी तरीके का एसोसिएशन और डिसोसिएशन ना हो। ठीक है बेटा। बोलो बेटा। यस सर। किसी भी तरीके का एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए सॉल्वेंट के अंदर, सॉल्यूट का। जैसे तुम्हारे पास कोई भी एसिड्स हैं तो एसिड इलेक्ट्रोलाइटिकल हो गए ना, एसिड बेस एंड सोल्ट्स। दे अंडरगो डिसोसिएशन। क्या होता है उनके अंदर? सॉल्यूट पार्टिकल्स के, ये सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होंगे इनके वो डिसोसिएट हो जाएंगे। ठीक है। अब देखो डिसोसिएट हो जाएंगे तो उनका नंबर बदल जाएगा या नहीं बदलेगा? बदल जाएगा। डिसोसिएट हो या एसोसिएट हो नंबर हमेशा चेंज हो जाएगा। तो नंबर चेंज होगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। नहीं समझे बेटा बात? सर आ गया। अब देखो कोई भी सोल्यूट है, जैसे सोल्यूट के पार्टिकल्स, जब सोल्यूट के पार्टिकल्स में एसोसिएशन किस तरीके से हो, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, कोई भी ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स अंडरगोज एसोसिएशन। क्या हो जाता है उसके अंदर? अंडरगोज एसोसिएशन। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला ये होता है RC डबल बॉन्ड OH। अब ये दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। तो देखो इसके अंदर नंबर कम हुआ या ज्यादा हो गया? ज्यादा ज्यादा। हुआ। बोलो। और ये एसोसिएशन कम होगा, ये यूजुअली नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स में होता है। क्योंकि एक्वस सॉल्वेंट में क्या होता है? एक्वस में तो एसिड ब्रेक हो जाता है। यस सर। बेटा ज्यादा कैसे हुआ? जब दो जुड़ गए तो दो जुड़ेंगे, दो पार्टिकल्स जुड़ गए तो दो पार्टिकल्स जुड़े तो नंबर ज्यादा हुआ। बेटा दो पार्टिकल्स जुड़े तो नंबर कम हुआ ना। सर समझ नहीं आया, एक और बार समझा दो। बेटा देखो ये तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल हो गया, ये पूरा। तो अब इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया। तो दो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जुड़ गए तो अब कितने मॉलिक्यूल बन गए? एक ही बन गया ना ये पूरा ओवरऑल।
यस सर। तो अच्छा, वैसे ये बोल बात सकता हूं है। मैं कि ड्यू टू एसोसिएशन पार्टिकल का नंबर डिक्रीजेस। ओके सर, आ गया। ड्यू टू एसोसिएशन और डिसोसिएशन की वजह से क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज। इंक्रीज हो जाएगा। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं, तो चेंज हो जाएंगी नहीं होंगी फिर? यस सर। यस सर। बोलो बेटा, समझ में आया नहीं आया? तो इसलिए हम उनको बोलते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस। तो मतलब जो हम सोच रहे हैं, नॉर्मली जो सोच रहे हैं, उससे कुछ अलग आएगा एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बाद। यस सर। देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, after association or dissociation, as number of particles changes, hence molar mass which we are calculating is different फ्रॉम नॉर्मल। नॉर्मल से जो मोलर मास कैलकुलेट कर रहे हैं वो डिफरेंट होगा बेटा। यस सर। आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, एज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंजेस, हेंस मोलर मास विच वी आर कैलकुलेटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल। नॉर्मल से डिफरेंट होगा मॉलिक्यूलर मास। So value of all colligative properties will alter. Value of all colligative properties changes. और जो मास होंगे उनको बोलेंगे हम एबनॉर्मल मोलर मासेस। And masses now known as एबनॉर्मल मोलर मासेस, उनको क्या बोलेंगे हम? एबनॉर्मल मासेस। एबनॉर्मल मोलर मासेस, राइट? यस सर। बोलो बेटा, समझ में आया नहीं आया? सर ये लास्ट जो आपने इम्पोर्टेंट वाला लिखा था ना, ये समझ में नहीं आया। बेटा, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, अगर एसोसिएशन और डिसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज होंगे या नहीं होंगे? यस सर, होंगे। होंगे सर। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज होंगे तो क्या हो जाएगा उसके अंदर? नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज होंगे तो उसके केस में हम ये कह सकते हैं कि उनकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ पार्टिकल पे ही तो डिपेंड करती है बेटा। यस सर। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू चेंज हो जाएगी उसमें। हाँ, हो जाएगी। तो उनको, और जो उनका मास हम आएंगे नॉर्मली जो कैलकुलेट कर रहे थे, उससे उसका मास अलग आएगा या सेम आएगा? अलग आएगा। अलग आएगा। तो उन मासेस को क्या बोलते हैं हम? एबनॉर्मल मोलर मासेस, राइट? सर, आ गया। और उन एबनॉर्मल मोलर मासेस को हम कैलकुलेट करते हैं, दे आर कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ वांटो फैक्टर। किसकी फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे उसको? वांटो फैक्टर। समझ गए बेटा? अब देखो, वांटो फैक्टर के अंदर जैसे क्या होगा, आयोटा। वांटो फैक्टर को मानते हैं हम, आयोटा से रिप्रेजेंट करेंगे आई। तो ये बराबर होता है अपना एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब एक्सपेरिमेंटली तो क्या ऑब्जर्व करी तुमने, अपॉन नॉर्मल और कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। नॉर्मल और एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल और कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, राइट?
बोलो बेटा, समझ में आया नहीं आया? यस सर, आ गया। एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल और कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब देखो सर सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? एज सर all ये colligative properties are आइसोटोनिक inversely proportional to molar mass। मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी सारी। तो हम ऐसे आयोटा को मैं ऐसे और बोल सकता हूं, आयोटा इक्वल्स टू नॉर्मल और कैलकुलेटेड मोलर मास, नॉर्मल और कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल और एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्व्ड मोलर मास बोल सकते हैं नहीं ऐसे? क्योंकि मास के वो क्या है? कैलकुलेटेड अपॉन ऑब्जर्व्ड, एमओ। क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मासेस। तो सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को दे कैन बी मॉडिफाइड एज हम उस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे सबको। फर्स्ट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट, ये बराबर हो जाएगा आयोटा इंटू एक्स बी। सेकेंड डेल्टा टी बी बराबर आयोटा इंटू के बी इंटू मोलैलिटी। डेल्टा टी एफ बराबर हो जाएगा आयोटा इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी। और फोर्थ ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा पाई वी बराबर आई इंटू एन आर टी और पाई बराबर आई सी आर टी। देखो सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को आई से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब देखो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे हम। जैसे फर्स्ट केस लेते हैं हम डिसोसिएशन का। डिसोसिएशन के केस में क्या होगा कि कोई भी पार्टिकल्स हैं, ए पार्टिकल्स हैं और ये टूट गए N1 B पार्टिकल्स में प्लस N2 C पार्टिकल्स में प्लस N3 D टाइप के पार्टिकल्स में एंड सो ऑन। अल्फा को मानेंगे हम यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिसोसिएशन और एसोसिएशन, तो ये बराबर होता है अल्फा नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियली टेकन, शुरू में कितने लिए थे हमने। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बराबर होगा नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियली टेकन। ठीक बेटा, तो इस शुरू में इनिशियली मान लो एक का तुम्हारे पास 1 मोल है, तो जो डिसोसिएटेड पार्टिकल्स होंगे उनके कितने मोल होंगे तुम्हारे पास शुरू में? 0। अब अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो एन अल्फा डिसोसिएटेड मोल्स आ गए। ये अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिसोसिएटेड मोल्स, तो अनडिसोसिएटेड बच गए 1 माइनस अल्फा। देख बेटा, ए मोल शुरू में एक ए टाइप के पार्टिकल्स के 1 मोल लिया हमने, तो वो टूटा नहीं था बिल्कुल, तो उनके हो गए 0। ये टाइम टी बराबर 0 पर, दिस इज एट टाइम टी बराबर 0 पे। अब जब सॉल्यूशन बना दिया हमने, उसका सॉल्यूशन बना दिया तो एन अल्फा तो डिसोसिएटेड पार्टिकल्स हो गए, तो 1 माइनस अल्फा अनडिसोसिएटेड बच गए। वन माइनस अल्फा अनडिसोसिएटेड। देखो बेटा 1 मोल तो 0 मोल्स हो गए, 1 माइनस अल्फा अनडिसोसिएटेड और एन अल्फा हो गए डिसोसिएटेड। तो यहां पे देखो टोटल आयोटा बराबर क्या था? ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल। तो ऑब्जर्व्ड अपॉन नॉर्मल, देखो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए अनडिसोसिएटेड,
1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा, और इनिशियली कितने लिए थे हमने 1। आयोटा यही था ना, एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्व अपॉन नॉर्मल और कैलकुलेटेड। तो नॉर्मल तो हमने 1 माना था, लेकिन टूट के वो ज़्यादा में बन रहे हैं, तो टूट के ज़्यादा में बन रहे हैं तो क्या होगा उसमें, देखो आयोटा बराबर 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा। तो यहाँ पे इसको चेंज कर लो, इनको इधर उधर, आयोटा माइनस 1 बराबर एल्फा कॉमन ले लिया एन माइनस 1। दिस इंप्लाइज एल्फा बराबर हो गया इसमें आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। एल्फा बराबर आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। सर आयोटा का फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, जो आपने ऊपर लिखवा है वो वाला या फिर नीचे वाला? ऊपर कौन सा लिखवा है बेटा, ये वाला? हाँ, दो लिखवा रखे हैं ना सर बेटा ये। यही तो कर रहा हूं मैं, यही तो अप्लाई किया है मैंने। ऊपर वाले में से ये पहले नंबर वाला अप्लाई किया है अभी हमने यहाँ पे। देखो फिर सर एक्सपेरिमेंटल सेकंड और वाला? ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या देखी तुमने, कि टोटल नंबर ऑफ डिसोसिएटेड और अनडिसोसिएटेड पार्टिकल्स बच गए 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा। शुरू में कितने लिए थे, 1 मोल लिया था, 1 मोल। तो उससे अपन ने इधर उधर चेंज करके बस एल्फा की वैल्यू निकाली है। अब देखो मोलिकुलर मास की टर्म्स में निकालना चाहो तो ये आयोटा बराबर क्या था, एम सी अपॉन एमओ। तो यहां आयोटा की वैल्यू पुट कर दो, दिस इंप्लाइज, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, एल्फा बराबर एम सी अपॉन एमओ माइनस 1। तो एम कैलकुलेटेड माइनस एमओ अपॉन एम ए इंटू एन माइनस 1, राइट। यस सर। ये मोलर मासेस की टर्म्स में आ गया। ये है तुम्हारे पास डिसोसिएशन का केस। अब देखो अगर एसोसिएशन हो तो इसको कैसे बदल दोगे, देखो इसी के नीचे लिखना है, जस्ट इसको ऑब्जर्व करना है, फिर दोनों में डिफरेंस भी नोट करना है कि क्या डिफरेंस है। एसोसिएशन की वजह से पार्टिकल्स का नंबर क्या होगा, डिक्रीज। प्लीज। डिक्रीज। यस सर। यस सर। देखो एसोसिएशन एसोसिएशन की वजह से मान लो तुमने लिया कि n पार्टिकल्स हैं ए टाइप के, और n पार्टिकल्स को हमने जोड़ा तो क्या बन गए ये, इसके अंदर ए एन टाइप के पार्टिकल्स जुड़ के बन गए इसमें। मतलब एन ए पार्टिकल्स लिए थे, ए एन बन गए। तो एन ए पार्टिकल्स का मान लो 1 मोल लिया शुरू में, तो ए एन के पार्टिकल्स 0 होंगे। यस सर। अब अल्फा sir. डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, तो एन पार्टिकल्स जुड़ रहे हैं इसमें, तो इसमें अल्फा बाय एन करेंगे। सर जीरो कैसे आया? बेटा शुरू में एसोसिएशन Time नहीं zero. हुआ है, इनिशियल कंडीशंस पे ले रहे हैं हम, जब टाइम 0 है, मतलब सॉल्यूशन बनाया ही नहीं है। जब हमने अच्छा ठीक है। सॉल्यूशन बनाने के बाद पार्टिकल्स जुड़ गए, तो एन पार्टिकल्स जुड़े तो अल्फा बाय एन लेंगे इसमें एसोसिएटेड पार्टिकल्स। यस सर। और 1 माइनस अल्फा क्या हो गया, ये अनडिसोसिएटेड। अनएसोसिएटेड। अनडिसोसिएटेड नहीं, अनएसोसिएटेड। अनएसोसिएटेड। तो यहां से देखो अब आयोटा बराबर क्या आ गया आपका, आयोटा बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन डिवाइडेड बाई 1। इसको हम लिख सकते हैं आई माइनस 1 बराबर अल्फा कॉमन ले लिया 1 बाई एन माइनस 1। दिस इंप्लाइज अल्फा बराबर आई माइनस 1 इंटू एन ऊपर चला जाएगा ये, और ये 1 माइनस एन, राइट। ये आ गई तुम्हारे पास डिग्री ऑफ Association. एसोसिएशन। अब देखो आई को एम ऑब्जर्व्ड अपॉन एन, एम कैलकुलेटेड अपॉन एम ऑब्जर्व्ड पुट कर सकते हैं आयोटा को। आयोटा यू कैन पुट एम कैलकुलेटेड अपॉन एम ऑब्जर्व्ड, तो उसमें दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा। तो बोलो इसके अंदर पार्टिकल्स का नंबर चेंज होगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सारी चेंज हो जाएंगी या नहीं होंगी? यस सर। सर हो जाएंगे। समझ गए बेटा बात? यस सर। ठीक है
बेटा बोलो, समझ में आया नहीं आया ये आपको सबको? यस सर। यस सर। यस सर। तो एसोसिएशन के अंदर तो पार्टिकल्स का नंबर क्या हो जाएगा? डिक्रीज। एसोसिएशन में तो पार्टिकल्स का नंबर डिक्रीज हो जाएगा, और डिसोसिएशन के अंदर पार्टिकल्स का नंबर क्या हो जाएगा? इंक्रीज। इंक्रीज। डिसोसिएशन के केस में इंक्रीज हो जाएगा। तो जैसे पार्टिकल्स का नंबर जब चेंज होगा, पार्टिकल्स का नंबर चेंज होगा तो क्या हो जाएगा उसमें? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज चेंज। चेंज हो जाएंगी। समझ में आया नहीं आया? यस यस सर। सर। बोलो बेटा, क्लियर है या नहीं बात? यस सर। अब आज इसके तुम्हारे को एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने, टुमारो वी विल डिस्कस। ओके सर ओके ये सर। सर हाँ बेटा। सर ये